हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग इरोडो स्कूल ऑफ फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एरर होता क्या है। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो डेटा आना चाहिए उससे यदि अलग डेटा आता है तो जो डेटा आना चाहिए था और जो आया है उसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपने जितना मेहनत किया उस तरीके से आपको 90% मार्क्स आना चाहिए था, लेकिन आपका आ जाता है 88% मार्क्स या 87% मार्क्स। तो वो जो 3% कम आया है दैट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, या 3% ज़्यादा आएगा वो भी फिजिक्स के अनुसार वो भी एरर है। 93% यदि आ जाता तो भी वो भी एरर होता। ठीक ना। अब ऐसा सोचिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक दुकान में गए, आपने एक जनरेटर खरीदा और जनरेटर दुकान वाला बोलता है कि इसमें यदि आप 1 लीटर डीजल डालोगे तो फिर वो 1 आवर इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करेगा। आप अपने घर लाते हो उसको, 1 लीटर उसमें डीजल डालते हो और फिर आप जब काउंट करते हो तो वो मान लेते हैं 58 मिनट चला। तो आपको लगेगा कि यार ये 2 मिनट कम चला है, ये तो गड़बड़ है। अभी 2 मिनट चला है, कुछ दिन के बाद ये 5 मिनट कम चलेगा, कुछ दिन के बाद तो और ख़राब हो जाएगा। आप उस दुकान वाले को ले जाके उस जनरेटर को दे दोगे, वो दूसरा जनरेटर सपोज दैट दे दिया। अब आप लेकर के आए घर, अब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया उससे और देखा कि अब चल गया 1 घंटा 1 आवर 3 मिनट, 63 मिनट चल गया। अब आप खुश हो गए, अरे वाह ज़्यादा चल गया, ये जनरेटर ज़्यादा अच्छा है। ठीक ना। फिजिक्स कहता है कम चले या ज़्यादा चले, दोनों ही केस में वो एरर है। यदि वो दुकान वाला इस तरीके से बोलता कि ये 60 मिनट चलेगा लेकिन 2-3 मिनट आगे पीछे हो सकता है, 2 मिनट ज़्यादा भी चल सकता है, 2 मिनट कम भी चल सकता है, तो क्या आप उस जनरेटर को लौटाने जाते? नहीं जाते, क्योंकि उसने डेटा को एक्सपेरिमेंट के साथ, डेटा को एरर के साथ बताया है कि 2% का एरर आ सकता है, तो फिर आप नहीं जाओगे। तो कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है वो एरर के साथ बताया जाता है। ठीक है, जैसे आपका 90% मार्क्स आना चाहिए था, 2-3% आगे पीछे हो सकता था, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, तो ये हो गया एरर के टर्म में। ठीक है, तो यदि आपका 87% आ गया तो माना जाता कि ठीक है, जितना इसने बोला था वही आया है एक तरीके से, क्योंकि आपने जो डेटा है, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसको आपने एरर के साथ बताया है। तो एरर यही होता है, जो एक्सपेरिमेंट में डेटा आया है और जो एक्सपेरिमेंट में डेटा आना चाहिए था उसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, तो एरर में लिखेगा इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन actual data and experimental data. It is defined as the difference between actual data and experimental data. समझ में आ गई बात? एरर क्या होता है? ठीक है, एरर मेनली 2 तरह का होता है। एक होता है रैंडम एरर और एक होता है सिस्टमैटिक एरर। पहले हम लोग सिस्टमैटिक एरर को पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर को जीरो एरर भी कहा जाता है या इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहा जाता है। ठीक है, जीरो एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर या सिस्टमैटिक एरर, इस तरीके से भी आप एरर को कर सकते हो। अब ये है क्या? यदि सिस्टम में एरर हो तो इस तरह के एरर को हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास जो मीटर स्केल है वो 1 पे टूटा हुआ है, मतलब 0 से 1 के बीच में 1 पे वो टूटा हुआ है। ठीक है, तो यदि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, जैसे इसका लेंथ यदि आपने 5 सेंटीमीटर मेजर किया तो एक्चुअल में कितने का था? वो 4 सेंटीमीटर का था। 0 से होता तो वो 4 सेंटीमीटर मेजर होता, 1 से है तो वो 5 मेजर हो रहा है। तो ये जो 1 सेंटीमीटर जो आया है, एरर जो आया है, ये एक्चुअली में किस तरह का एरर है? ये एरर है सिस्टमैटिक एरर, ये एरर है जीरो एरर। ठीक है, तो
जब भी किसी एक्सपेरिमेंट में जीरो एडर आता है तो उसका जो फाइनल वैल्यू है, यदि फाइनल वैल्यू को आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? फाइनल वैल्यू या एक्चुअल डेटा, इसको एक्चुअल डेटा भी कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल डेटा माइनस जीरो एडर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। फाइनल डेटा भी आप इसको लिख सकते हो। फाइनल डेटा जो आएगा वो क्या आएगा? एक्सपेरिमेंटल डेटा माइनस जीरो एडर। तो जीरो एडर को जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये फाइनल डेटा आ जाएगा। ठीक है, जैसे वहां पे 5 सेंटीमीटर मेजर हो रहा था तो जीरो एडर कितने का था? 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर आप यदि सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक्चुअल डेटा जो आना चाहिए था, जो फाइनल डेटा आना चाहिए था, जो एक्चुअल में वो था 4 सेंटीमीटर का, वो पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? तो सिस्टमैटिक एरर को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द एरर ड्यू टू प्रॉब्लम इन सिस्टम या एनी फॉल्ट इन सिस्टम, आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर एक्चुअल में हम लोगों को इतना ही जानना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, क्योंकि इसमें डिटेल में जानने लायक वैसे है भी कुछ नहीं, क्योंकि जीरो एरर जितना भी होगा उसको लास्ट में क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस फाइनल डेटा आ गया, यही करना है। मेन हम लोगों को जो इसमें पढ़ना है वो रैंडम एरर के बारे में पढ़ना है। सिस्टमैटिक एरर को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि द एरर ड्यू टू नोन प्रॉब्लम, इफ cause of error is known then error is said to be systematic error। जिसका कारण पता हो, ये एक ऐसा एरर है जिसका कारण आपको पता है कि एरर आ क्यों रहा है। जैसे मीटर स्केल टूटा हुआ था तो हमको पता था कि 1 सेंटीमीटर पे टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ है इस कारण से ये जीरो एरर आ रहा है, तो उसको मैंने सब्ट्रैक्ट करके फाइनल डेटा निकाल लिया। लेकिन ऐसा सोचिए रैंडम एरर जिसके बारे में नहीं आइडिया है कि ये एरर आ क्यों रहा है, तो ऐसे एरर को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। ठीक है, तो रैंडम एरर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप रैंडम एरर को डिफाइन कर सकते हो, द एरर ऑकर ड्यू टू अननोन रीजन, जिसका कारण आपको पता ही नहीं है। अननोन रीजन, किसी अनजान कारण के कारण एरर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के एरर को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो रैंडम एरर में क्या है कि जब आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कीजिएगा तो हर एक एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट डेटा आएगा, और उस डेटा को देखकर आप रैंडम एरर के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रैंडम एरर को डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। आप रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर और एरर का डेफिनेशन लिख लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे मान लेते हैं आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, डेटा इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये आ गया है A1। ठीक है, डेटा इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ये आ गया है A2। डेटा इन थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये आ गया है A3। डेटा इन फोर्थ एक्सपेरिमेंट, ये आ गया है A4। 4 ही एक्सपेरिमेंट आपने किया है, मान लेते 4 एक्सपेरिमेंट आपने किया है। ओके, तो इस केस में एक टर्म डिफाइन है जिसका मतलब है, जिसका वैल्यू है, जिसका नाम है ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। ये कितने के बराबर होता है? तो जो भी डेटा आया हुआ है उसका जो एवरेज होगा उसको कहा जाता है कि ट्रू वैल्यू। एक्चुअल में डेटा ये आना चाहिए था, तो वो कितने के बराबर होगा? एक्चुअल डेटा या ट्रू वैल्यू A4/4, ये आ गया ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। A1 + A2 + A3 + A4/4, ये आ गया ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। समझ में आ रही है बात?
ये आ गया ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। अब जब आपको ये समझ में आ गया तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर के बारे में अब हम लोग सीखते हैं। तो ये ट्रू वैल्यू हो गया, इसको आप इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एवरेज लिखने का ये सिंबल है इस तरीके से, मतलब यदि ऐसे लिख दिया गया तो इसका मतलब हो गया एवरेज ऑफ एक्स, एवरेज ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ पे एवरेज ऑफ ए हो गया, A1 + A2 + A3 + A4/4, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है एब्सोल्यूट एरर या एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या आ जाएगा, A1 माइनस ये जो मीन वैल्यू आया है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो आना चाहिए था वो ये है, जो आया है वो A1 है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, A2 है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, A3 है थर्ड एक्सपेरिमेंट में और A4 है फोर्थ एक्सपेरिमेंट में डेटा जो आना चाहिए था, ठीक है। तो एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये हो गया। इसी तरीके से एरर इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, A2 माइनस ट्रू वैल्यू। एरर इन थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या आ जाएगा, A3 माइनस ट्रू वैल्यू, समझ रहे हैं। एरर इन फोर्थ एक्सपेरिमेंट क्या आ जाएगा, A4 माइनस ट्रू वैल्यू। इस तरीके से आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के केस में एरर का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रू वैल्यू निकाला था, मीन वैल्यू निकाला था, एक्चुअल डेटा निकाला था, इसी तरीके से हम लोग एक्चुअल एरर निकाल लेंगे, ठीक है। तो जिसको हम लोग मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कर सकते हैं, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कर सकते हैं, या कुछ बुक्स डायरेक्ट इसको एब्सोल्यूट एरर ही लिखते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग सीख लेते हैं मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब क्या होगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इन सबों का एवरेज। तो याद रखिएगा इसका जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो इसको हम लोग डेल्टा ए से लिखते हैं और ये हो गया एवरेज, ठीक है। एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट A1 माइनस मीन ऑफ ए है, तो इसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा A1। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज कितना है, जो आया है और जो आना चाहिए था उसके बीच में अंतर कितना है, तो वो डेल्टा A1। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में डेल्टा A2, थर्ड एक्सपेरिमेंट में डेल्टा A3 और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में डेल्टा A4। ये सब कुछ एरर इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो अब जब हम लोग ये जो एरर आया है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में उसका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4/4, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना है कि ये जो भी टर्म्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एरर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, एरर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में इसका वैल्यू होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप इसको डेटा के साथ लिखोगे तो आपको जोड़ना भी है घटाना भी है, लेकिन यदि बात बस एरर की होगी तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से मॉडुलस आपने लगाया है, मॉडुलस का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, जैसे -2 के आगे यदि मॉड लगा दोगे तो इसका मतलब हो गया 2 के आगे मॉड लगा दोगे तो इसका भी मतलब हो गया 2। मतलब मॉड का मतलब क्या हो गया, आपने एक x के वैल्यू को पॉजिटिव बना दिया, मतलब ये जो है ये पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव हो या निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोड ऑफ x जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसमें यदि मान लेते हैं A1 आ गया है -0.01, -0.01 आ गया है, तो मोड ऑफ डेल्टा A1 है तो इसको क्या कर देना है, आपको 0.01 लिखना है, ठीक है। सबका पॉजिटिव लिखना है और इस तरीके से आपको एरर निकाल लेना है। ये हो गया एरर निकालने का तरीका। तो फाइनल डेटा क्या आएगा, फाइनल डेटा कैसे लिखेंगे, तो मीन ऑफ जो डेटा था, जो एक्चुअल वैल्यू था, जो ट्रू वैल्यू था वो होगा, तो वो कितने के बराबर था, मीन ऑफ ए, ठीक है। और एरर कितने के बराबर है, डेल्टा ए मीन ऑफ डेल्टा ए।
तो ये प्लस माइनस हो जाएगा डेल्टा ए का मीन। इस तरीके से फाइनल डेटा को लिखा जाएगा, याद रखिएगा फाइनल डेटा को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपका फाइनल डेटा आया है, जब आपने सारे डेटा का एवरेज निकाला, मीन निकाला, तो वो जो वैल्यू है वो आ गया है 5, ठीक है। और जब आपने डेल्टा ए निकाला तो वो आ गया है -0.2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये तो हमेशा पॉजिटिव टर्म में रहेगा तो आगे मॉड ले लेना है, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा 0.2, ये आ गया 5, ये आ गया 0.2। अब आप इस बात को समझें कि अब जब फाइनल डेटा आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, इसके फाइनल डेटा को जो ये एक्सपेरिमेंट में आया है ये आ जाएगा 5 ± 0.2, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल डेटा, ये हो गया फाइनल डेटा इन टर्म्स ऑफ एडर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एडर से रिलेटेड। इसमें कुछ और भी बातें हम लोग कर लेते हैं, तो कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टर्म जो एडर के साथ इन्वॉल्व है वो सारी बातें भी हम लोग कर लेते हैं। तो अब एक और टर्म इन्वॉल्व है जिसका नाम है रिलेटिव एडर। रिलेटिव एडर देखिए, जैसे ये प्लस माइनस था, डेल्टा ए का मीन ये था, फाइनल डेटा यही था, मान लेते हैं ये एक्स है। इसको थोड़ा शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो मीन ऑफ ए को हम लोग ए लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए लिखते हैं। इसका मतलब आप ये यही समझिएगा कि ए का मतलब ये मीन ऑफ ए है और डेल्टा ए का मतलब मीन ऑफ डेल्टा ए है, ठीक ना, ओके। ये एक्स्ट्रा साइन ये ना लगाना पड़े, इस कारण से मैंने ऐसे लिख दिया है, ओके। तो ये एक्स कोई एक डेटा है जो कि एडर के टर्म में है, ए प्लस माइनस डेल्टा है। तो रिलेटिव एडर क्या होता है, रिलेटिव एडर, रिलेटिव एडर डिफाइंड है एडर बाय ट्रू वैल्यू डेल्टा ए बाई ए, ये रिलेटिव एडर होता है, डेल्टा ए बाई ए ये रिलेटिव एडर होता है, ठीक है। ये एक टर्म डिफाइंड है, लिख लीजिएगा रिलेटिव एडर। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक डेटा दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 5 ± 0.2, तो इसको एडर के टर्म में कितना लिखा है, इसको रिलेटिव एडर, इसका रिलेटिव एडर कितना हो जाएगा 0.2/5, ये हो जाएगा इसका रिलेटिव एडर, ठीक है। बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। एक और टर्म डिफाइंड है परसेंटेज एडर, नेक्स्ट लिखिएगा परसेंटेज एडर। परसेंटेज एडर भी बहुत आसान है। परसेंटेज एडर क्या होता है, तो ये होता है रिलेटिव एडर इंटू 100। तो परसेंटेज एडर को आप क्या लिख सकते हो, यदि फॉर्मूला की तरह लिखें इसको तो आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। तो इस तरीके से आप परसेंटेज एडर निकाल सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन में यदि कह दिया जाता कि परसेंटेज एडर आप निकाल के बताओ, तो इस केस में परसेंटेज एडर कितने के बराबर हो जाता, 0.2/5 इंटू 100 हो जाता, ठीक है। तो ये हो जाता है अप्रॉक्सीमेट कितने के बराबर हो जाता, 4% के बराबर हो जाता। तो ये जो डेटा है इसमें 4% का एडर है, ये कहा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज एडर और ये रिलेटिव एडर हो गया, ओके। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं एडर। यदि मान लेते हैं एक से ज़्यादा, मतलब 2 डेटा दिया हुआ है, 3 डेटा दिया हुआ है, तो किस तरीके से उसको जोड़ा जाए, किस तरीके से यहाँ पे डेटा का सब्ट्रैक्शन हो। अब इन सब बातों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जैसे 2 डेटा दिया हुआ है तो उसमें वे दोनों डेटा का एडिशन किस तरीके से होगा, वे दोनों डेटा का सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक x दिया हुआ है a प्लस माइनस डेल्टा ए, एक y दिया हुआ है b प्लस माइनस डेल्टा बी। इन दोनों को जोड़ना है, x प्लस वाई करना है, ये दोनों को जोड़ देना है, x प्लस वाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। इस तरीके से इसको जोड़ देना है। जब भी 2 डेटा को जोड़ा जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से जुटेगा, ठीक है। इसी में यदि हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें, x माइनस वाई करना चाहें, तो याद रखिएगा एडर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये हमेशा ऐड होता है। एरर कभी भी आप एक गलती के बाद यदि उसको खत्म करने के लिए दूसरा गलती करते हैं तो टोटल 2 गलती हो जाता है।
और वे दोनों गलती को छुपाने के लिए तीसरा गलती यदि कर दें तो टोटल 3 गलती हो जाता है, गलती कम नहीं होता है, वो बढ़ता ही चला जाता है। तो यहाँ पे x माइनस वाई यदि हम लोगों को करना हो तो a b तो ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन जब हम बात इसकी करेंगे तो ये प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा। ये एडिशन के लिए हो गया, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। 2 डेटा का यहाँ पे एडिशन मैंने किया है, 2 डेटा का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मैंने किया है, समझ गए। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं कि एडिशन के लिए यदि रिलेटिव एरर निकालने के लिए कहा जाए तो एडिशन के लिए रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाई डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, ठीक है। और इसके लिए यदि रिलेटिव एरर निकालने के लिए कहा जाए सब्ट्रैक्शन वाले के लिए, तो इसके लिए रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी बाई a प्लस बी, ये आ जाएगा रिलेटिव एरर एडिशन के लिए। और सब्ट्रैक्शन के लिए कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी बाई a माइनस बी, ये हो जाएगा रिलेटिव एरर सब्ट्रैक्शन के लिए। तो जब आप एडिशन के लिए निकालेंगे रिलेटिव एरर तो एरर बाई ये टर्म a प्लस बी करेंगे, और जब सब्ट्रैक्शन के लिए निकालेंगे तो एरर बाई ये टर्म a माइनस बी करेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन वाले में रिलेटिव एरर का वैल्यू ज़्यादा आएगा, एडिशन वाले में कम आएगा, है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये कम आएगा, और इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये ज़्यादा आएगा। सब्ट्रैक्शन में रिलेटिव एरर ज़्यादा है, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हो गई रिलेटिव एरर की, जब एडिशन हो, जब सब्ट्रैक्शन हो तब। अब हम लोग बात करते हैं यदि 2 डेटा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा तो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि 2 डेटा का क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए एक x है, ये a प्लस माइनस डेल्टा a है, एक y है जो b प्लस माइनस डेल्टा b है। ये सब जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब डिफ्रेंशिएशन के मेथड से भी बनाया जाता है, ठीक है, वो भी हम लोग सीख लेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। इस वीडियो में मैं बस जनरल रूल से आपको एरर कैलकुलेट करने का के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो याद रखिएगा डेल्टा a और डेल्टा b जो होता है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। मतलब जैसे आप जब कोई एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो एरर जो आएगा वो बहुत कम आता है। जैसे मान लेते हैं आप सपोज डैट एक 5 मीटर का एक वायर का लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो 5 मीटर का लेंथ जब मेजरमेंट कीजिएगा तो बहुत से बहुत 1 से 2 सेंटीमीटर का एरर आ सकता है। ऐसा नहीं कि 5 मीटर का वायर आप मेजर कर रहे हैं उसमें 10 मीटर का एरर आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एरर जब भी होगा तो बहुत नेग्लिजिबल, बहुत छोटा सा एरर होता है, ठीक है। एरर बहुत ज़्यादा नहीं, तो यदि एरर बहुत ज़्यादा है मतलब वो एक्सपेरिमेंट ही पूरा का पूरा गलत है, वो एक्सपेरिमेंट कोई काम का ही नहीं है, फिर वो बेकार है, ठीक ना। तो यदि कोई एक्सपेरिमेंट अच्छे से किया गया है तो जो एरर आएगा वो बहुत नेग्लिजिबल आएगा, बहुत छोटा आएगा। तो डेल्टा ए या डेल्टा बी ये दोनों ही बहुत ज़्यादा छोटा है, तो यदि इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ जाए तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे। यदि डेल्टा ए और डेल्टा बी का प्रोडक्ट करना पड़ जाए तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 0.01 है इंटू 0.002 है, इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.00002 आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कम आ गया, ओके। तो ये और एक और जीरो आ जाएगा ना, एक और जीरो आ जाएगा, देख सकते हैं कितना ज़्यादा छोटा हो जाएगा, समझ गए ना। अब ये कैसे आएगा ये भी आप समझ सकते हैं, 1/100 आ गया और 2/1000 आ गया, तो 2 बाई टोटल कितना आ गया, 10⁵ आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻5 आ गया, ठीक है ना। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, है ना। तो चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिएगा, तो इन दोनों का यदि प्रोडक्ट करना है तो क्या करना है, तो x इंटू वाई करना है हम लोगों को। तो a प्लस माइनस डेल्टा a है और यहाँ पे b प्लस माइनस डेल्टा b है। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है तो x इंटू वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटू बी, फिर ये एरर के साथ मल्टीप्लाई होगा a,
है ना। तो ए जब एडर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा ए इंटू डेल्टा बी, फिर ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये जब इन दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, आप समझ सकते हैं। पहले मैंने ए को बी के साथ किया है तो ए बी आ गया, फिर ए को डेल्टा बी के साथ किया है तो ए प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी आ गया, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए को इसके साथ किया तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी आ गया, फिर डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी आ गया। तो ये जो है ये नेग्लेक्टेड हो जाएगा, ये इसको सॉरी, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फाइनली जो बचेगा x इंटू वाई जो बचेगा वो कितने के बराबर बचेगा, a इंटू बी, प्लस माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, a डेल्टा बी प्लस b डेल्टा a, कुछ इतना बचेगा, है ना। कुछ ऐसे कुछ ये टर्म बचेगा। तो ये वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा एडर आ गया। आप इसमें से ए बी को कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें तो ए बी है नहीं, इसमें बी नहीं है और इसमें ए नहीं है। तो अब यदि इसको हम लोग थोड़ा और अलग तरीके से लिखना चाहें तो कुछ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए बी को यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। क्योंकि इसमें तो ए है नहीं, तो ए यदि कॉमन करोगे इसमें से, ए बी यदि कॉमन करोगे तो बी तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन ए तो है ही नहीं, तो ए कैसे कॉमन आएगा, तो ए से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बी से डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली ये आ जाएगा x इंटू वाई का वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा टर्म ये एडेड है और ये एक्चुअल डेटा है। तो रिलेटिव एडर इन एक्स वाई की यदि बात की जाए, रिलेटिव एडर इन x इंटू वाई, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, एडर बाई डेटा। तो ये इसको कितना लिखेंगे हम लोग, रिलेटिव एडर इन एक्स वाई लिखेंगे तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये हो गया रिलेटिव एडर इन एक्स इंटू वाई, ठीक है। मतलब रिलेटिव एडर इन x इंटू वाई इक्वल टू रिलेटिव एडर इन x प्लस रिलेटिव एडर इन y, ठीक है। इसमें कितना रिलेटिव एडर आएगा, डेल्टा ए बाई ए, इसमें कितना रिलेटिव एडर आएगा, डेल्टा बी बाई बी। तो इन दोनों के प्रोडक्ट में कितना रिलेटिव एडर आएगा, रिलेटिव एडर इन x प्लस रिलेटिव एडर इन y, रिलेटिव एडर इन x प्लस रिलेटिव एडर इन y, दैट इज रिलेटिव एडर इन x इंटू वाई। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यदि इसमें 100 से मल्टीप्लाई की जाए तो 100 से यदि मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 100 से तो ये परसेंटेज एडर बन जाएगा। तो परसेंटेज एडर इन x इंटू वाई इक्वल टू परसेंटेज एडर इन x प्लस परसेंटेज एडर इन y हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मास में 1% का एडर है और वेलोसिटी में 2% का एडर है, तो आपसे यदि पूछा जाए मोमेंटम में कितना परसेंट का एडर होगा, मास में 1% का, वेलोसिटी में 2% का, तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो 3% का एडर हो जाएगा, है ना। परसेंटेज एडर इन मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू परसेंटेज एडर इन मास प्लस परसेंटेज एडर इन वेलोसिटी। इस तरीके से हम लोग रिलेटिव एडर निकाल लेंगे यदि प्रोडक्ट वाला टर्म रहेगा तो। अब हम लोग डिवीजन वाले पे चलते हैं।